Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 3 in your history book, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने हिटलर किस तरीके से राइज हुआ था पावर में उसको स्टडी किया था. ठीक है, आज हम की क्लास में हम देखेंगे कि उसने किस तरीके से डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन किया था. डेमोक्रेसी समझते हैं ना आप, लोकतंत्र. ठीक है, लोकतंत्र के किस तरीके से उसने खात्मा किया था, किस तरीके से उसको खत्म करके एक पूरा जो है तानाशाह क्या था उस समय में, तानाशाह और हिटलर एक दूसरे का क्या था, रिप्लेसमेंट हो गए थे. ठीक है, कि आज के समय में भी आपने सुना होगा जब हम बोलते हैं कि हिटलर की तरह, हिटलर की तरह मतलब तानाशाह, एक डिक्टेटर. ठीक है, तो उस चीज़ की इसने शुरुआत की थी. बहुत एक जो है रूड डिक्टेटर बना था. डेमोक्रेसी को उसने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था. उसी को आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे. ओपन योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर है आपका 58, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. On 13 June 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. ठीक है, हिटलर को जो है कैबिनेट की सबसे ऊंची पोजीशन दी जाती है, चांसलरशिप की, यानी कि उसको चांसलर बना दिया जाता है. सबसे ऊंची पोस्ट पे उसको जो है बिठा दिया जाता है प्रेसिडेंट, वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा. बाय नाउ द नाजीज हैज मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज. कंजर्वेटिव्स कौन होते थे? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, इन सब के बारे में. तो कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? जो चेंजेस नहीं लाना चाहते सोसाइटी में, जो है चेंजेस के खिलाफ होते हैं, कि जो पुरानी परंपराएं हैं, जो भी हमारा सोसाइटी जिस जो है स्ट्रक्चर पे बेस्ड है वही चीज़ें चलती रहनी चाहिए, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. तो इस तरीके के जो कंजर्वेटिव्स थे, उन उन लोगों को, जो नाजी पार्टी के लोग थे, यानी कि जो नाजीज थे, उन्होंने अपनी साइड में उनको कर लिया था. ठीक है, हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल. अब जैसे ही हिटलर जो है पावर में आ जाता है, वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, वो डेमोक्रेसी के रूल्स को ख़त्म करने लगता है. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या कहती है कि हर इंसान को इक्वल राइट्स होते हैं, हर नागरिक के. ठीक है, आपको बोलने की स्वतंत्रता, आपको रहने की स्वतंत्रता, तो ये सारी चीज़ों को वो धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू करता है. A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. एक देखो मिस्टेरियस मतलब, मिस्टेरियस का मतलब है कि जिसके बारे में पता ही ना चले कि ये हुआ कैसे काम. बड़ी मिस्ट्री है इसमें, रहस्य है. इस तरीके से एक आग लगती है जिसके बारे में पता ही नहीं चल पाता. कहाँ लगती है? जर्मन पार्लियामेंट के बिल्डिंग में. ठीक है, तो जब ये आग लगती है फरवरी में, तो इससे जो इसकी मूव होती है वो और ज़्यादा फैसिलिटेट होती है, मतलब और ज़्यादा उसको बढ़ावा मिलता है. द फायर डिक्री ऑफ 28 The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, जब वो वाइमार क्या था, लोकतंत्र का पक्षधर था, डेमोक्रेसी चाहता था. तो वाइमार जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, संविधान जो उन्होंने बनाया था, उसमें उन्होंने क्या क्या राइट्स दिए थे लोगों को? उन्होंने राइट्स दिए थे फ्रीडम ऑफ स्पीच का, आपको अपने जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप जो सोचते हैं आप उसको बोल सकते हैं, बता सकते हैं. प्रेस की आज़ादी थी, न्यूज़ जो है किसी के भी खिलाफ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या जो भी देश में हो रहा है, आप उसको जो है रिलीज़ कर सकते हैं, न्यूज़ में दिखा सकते हैं, उसकी आज़ादी थी. असेंबली करने की, लोगों को इकट्ठे होने की आज़ादी थी. तो ये सारी चीज़ें हिटलर ने धीरे धीरे ख़त्म कर दी. ठीक है, इनडेफिनेटली सस्पेंड का मतलब है अनिश्चित काल के लिए उसने ये चीज़ें सारी सस्पेंड कर दी. एक तरीके से लोगों को बोल दिया अब ये दोबारा आपको हासिल नहीं होंगी. देन ही टर्न ऑन हिज armies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. उसके बाद उसने नेक्स्ट वो कहाँ गया? कम्युनिस्ट के पास, जो कि जो है हर्डली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप. जो नए कंसंट्रेशन कैंप बने थे, जो लोग वहाँ पे जा रहे थे, फिर वो उनकी ओर जाता है. द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वर सीवियर. मतलब जो ये कम्युनिस्ट लोग होते हैं, इनको भी बुरी तरीके से जो है दबाया जाता है, इनको जो है इनकी फ्रीडम को भी ख़त्म किया जाता है. आउट ऑफ द
6,808 arrest files of Dusseldorf, a small city of 500,000 population. इनमें से जो बचते हैं 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डसलडॉर्फ, अ स्मॉल सिटी, वहाँ पे उनको जो है अरेस्ट किया जाता है। एक छोटी सी सिटी होती है जहाँ पे सिर्फ 1 लाख की पॉपुलेशन, 10 लाख की पॉपुलेशन होती है। 1440 were those of communists alone. They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country. मतलब क्या है, ये सिर्फ कुछ ही मतलब 52 तरीके के ऐसे ग्रुप्स थे, कम्युनिटीज़ थी, जिनको जो है नाजी, हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, उन्होंने जो है बुरे तरीके से उनको जो है परेशान किया था, उनके जो है राइट्स को ख़त्म किया था। तो ये लोग जो थे सिर्फ उसका एक पार्ट थे। इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों के साथ जो है जातियाँ नाजी पार्टी के लोगों ने की थी। On 3rd March 1933 the famous Enabling Act was passed. क्या होता है, एक बहुत ही फेमस एनेबलिंग एक्ट पास होता है। क्या होता है इस एक्ट में? दिस एक्ट एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस एक्ट के थ्रू जर्मनी में क्या, तानाशाह की स्थापना की जाती है। डेमोक्रेसी खत्म करके बोल दिया जाता है कि एक ही रूलर होगा, जो वो डिसीजन लेगा पूरी कंट्री के लिए वही सभी लोगों को मानने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप, ये जो एक्ट होता है एनेबलिंग एक्ट, ये जो है 3rd मार्च 1933 को लागू किया जाता है और ये अलाउ करता है जर्मनी में किसको, डिक्टेटरशिप को, तानाशाही को। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। अब ये जो एक्ट लाता है हिटलर, ये हिटलर को सारी पावर दे देता है कि अब वो जो है अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है और पार्लियामेंट को जो है साइड लाइन कर सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट की रजामंदी की उसको ज़रूरत नहीं है। वो जो भी रूल मतलब डिसीजन लेगा, पार्लियामेंट की मंजूरी उसको लेना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। डिग्री का मतलब है, मतलब अपनी विल से वो कोई भी डिसीजन ले सकता था। All political parties and trade unions were banned except for the Nazi party and its affiliates. मतलब जितनी भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जितनी भी ट्रेड यूनियंस होती हैं, उन सबको बंद कर दिया जाता है, सिवाय नाजी पार्टी की जो ट्रेड यूनियंस या जो ग्रुप्स होते हैं उनको छोड़ के। द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। अब जो स्टेट मतलब सरकार कौन थी? नाजी पार्टी, हिटलर की नाजी पार्टी। वो जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करती है इकोनॉमी को, मीडिया को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है, आर्मी को भी और जुडिशरी को भी, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री जो है नाजी हिटलर के कंट्रोल में आ जाती है। Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. नाजी जिस तरीके का समाज चाहते थे, सोसाइटी चाहते थे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्विलेंस मतलब लोगों पे नज़र रखी जाती है। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई जाती है कि लोग वो चीज़ें ओबे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो हिटलर करवाना चाहता है उस तरीके से रह रहे हैं नहीं, जो नाजी पार्टी चाहती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म and the SA or the storm troops. These included the Gestapo, secret state police, the SS, the protection squads, criminal police and the security device. सिंपल जो पुलिस होती है जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म में होती थी, उनके अलावा एक SA क्या थी आपकी? स्टॉर्म ट्रूप। इसमें क्या क्या होता था? स्टॉर्म ट्रूपर को भी अलाउ जो है लागू किया गया, मतलब वहाँ पे अपॉइंट किया गया। स्टॉर्म ट्रूपर्स में कौन कौन आते थे? इनके सबसे पहले आते थे गेस्टापो। गेस्टापो क्या होता था? सीक्रेट स्टेट पुलिस होती थी, ठीक है, जो सीक्रेटली काम करती थी। एसएस मतलब द प्रोटेक्शन स्क्वाड मतलब जो इनका दल होता है सेना का, सिपाहियों का, ठीक है। क्रिमिनल पुलिस थी इसके अलावा, और सिक्योरिटी सर्विस यानी कि एसटी, ये सब चीज़ें भी तैनात की गई। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स टू दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज दैट गेव द नाजी स्टेट इट्स reputation as the most dreaded criminal state. अब इन जो ये सारी जो फोर्सेस थी जिनके नाम अभी हमने पढ़े, इनको जो है बहुत एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान से आगे भी इनको मतलब इतनी ज़्यादा पावर्स दी जाती हैं कि ये जो है नाजी पार्टी को जो है बहुत ही एक ड्रीडेड क्रिमिनल स्टेट बना देती है। ऐसी रेपुटेशन बन जाती है कि एक बहुत बड़ी ही खतरनाक किस्म की जो है सरकार यहाँ पे काम कर रही है। People could now be detained in Gestapo torture chambers.
ठीक है, गेस्टापो पढ़ा ना हमने, जो सीक्रेट स्टेट पुलिस होती थी। तो अब लोगों को जो है डिटेन किया जाता था, पकड़ लिया जाता था और इन जो है गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स में उनको रखा जाता था, राउंडेड अप एंड सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप। ठीक है, उनको उनसे पूछताछ की जाती थी और उसके बाद उनको इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स। या तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था, दूसरी जगह भेज दिया जाता था, या फिर बिना किसी लीगल प्रोसीजर के, बिना किसी कार्रवाई के उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप का मीनिंग बताया है। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? अ कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? एक ऐसा कैंप होता है जहाँ पे लोगों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के आइसोलेट कर लिया जाता है। मतलब आइसोलेट का मतलब होता है बिल्कुल अलग करके उनको रख दिया जाता है। कुछ लोगों को पकड़ा जाता है बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, उनको अलग करके वहाँ रख देते हैं। ठीक है, टिपिकली इट वॉज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड बेयर्ड वायर फेंसेस। और उसके चारों तरफ क्या होता है? एक जो है बिजली की तारों की एक बाड़ लगा दी जाती है ताकि लोग वहाँ से निकल के भाग ना सकें। ठीक है, तो ये होता है कंसंट्रेशन कैंप। तो हम देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हिजाल्मर सचर, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program। देखो, जो हिटलर है वो एक इकोनॉमिस्ट होते हैं, एक अर्थशास्त्री होते हैं। हजाल्मर सचर उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि हमारे इकोनॉमी को आपको जो है रिकवर करना है। रिकवर करना मतलब जो अर्थव्यवस्था उसको पटरी पर लेके आना है। हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन, जो कि क्या चाहते थे? जिनका लक्ष्य था कि फुल प्रोडक्शन हो और फुल एम्प्लॉयमेंट हो। किसके थ्रू हो? स्टेट फंडेड, यानी कि सरकार पैसा लगाएगी वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स पे। उसके थ्रू हम जो है प्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे, लोगों को पूरा रोजगार देंगे। This project produced the famous German super highways and the people's car, the Volkswagen। देखो, इस प्रोजेक्ट्स ने जो है क्या प्रोड्यूस किया? जो जर्मन का सुपर हाईवेज है और एक सबसे पॉपुलर जो कार है पीपल्स कार, फोक्सवैगन। ठीक है, इसका कार को जो नाम है इसको हम बोलते हैं फोक्सवैगन। स्पेलिंग इसकी है VOLKS। ठीक है, नजर आ रही है आपको यहाँ पे लिखी हुई? ठीक है, स्पेलिंग है इसकी, जर्मनी कार कंपनी है ना, ये स्पेलिंग है इसकी। यहाँ देखो आप, ये है ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फर्स्ट पैराग्राफ में ही। ये जो इनका प्रोग्राम था इन्होंने स्टार्ट किया, इससे जो है इसका किस चीज़ का 2 प्रोजेक्ट जो है फेमस इनके हुए इससे। एक तो जो सुपर हाईवे था जर्मनी का, दूसरा था पीपल्स का द फोक्सवैगन। ठीक है, जर्मनी भाषा में जैसे हम लिखते हैं फोक, इंग्लिश में लिखते हैं फोक। फोक का मतलब क्या होता है? पीपल, लोगों को हम बोलते हैं फोक। ठीक है, तो जर्मन भाषा में इस फोक को इस तरह लिखा जाता है VOLK। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन फोक ही होती है। ठीक है, तो वो फोक्स का मतलब होता है पीपल, वैगन का मतलब होता है कार। तो फोक्स वैगन का मतलब हो गया पीपल्स कार। इसकी तो कार है आपने इंडिया में भी देखी होंगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास फोक्स वैगन होती है, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उनको नहीं आती है, वो इसको वोल्क्स वैगन बोलते हैं। जबकि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? फोक्स वैगन। फोक्स मतलब पीपल्स कार, एक आम आदमी की कार को बोला जाता है फोक्स वैगन। क्योंकि जर्मनी में फोक्स को VOLKS लिखते हैं, इसलिए इस लोग जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? फोक्स वैगन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस कार थी जिसको जो है फिर इस प्रोग्राम के थ्रू जर्मन ने जो है इसका प्रोडक्शन शुरू किया था। ठीक है, इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। फॉरेन पॉलिसी में भी जो है हिटलर को बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई थी। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस in 1933, रीऑक्युपाइड द राइनलैंड इन जो राइनलैंड जो है
प्रथम विश्व युद्ध में इनसे छीना गया था, उसको इसने वापस ले लिया 1936 में। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन, और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एकीकृत कर लेता है एक स्लोगन के अंदर, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। इस स्लोगन के ये स्लोगन देता है कि एक ही लोग है, एक ही एम्पायर है और एक ही इनका लीडर होगा। ही देन वेंट ऑन टू वेस्ट जर्मन स्पीकिंग Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country। इसके बाद ये क्या करता है, मतलब धीरे धीरे जर्मनी का एकीकरण शुरू करता है, अलग अलग स्टेट्स को जोड़ना शुरू करता है। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। इन सब के बीच में इसको अनस्पोकन मतलब ऐसी सपोर्ट उसको मिली हुई थी, यानी कि जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, वो उसको खुल के सपोर्ट नहीं दे रहा था, लेकिन एक अनस्पोकन सपोर्ट इसको इंग्लैंड की तरफ से मिली हुई थी। विच हैड कंसिडर्ड द वर्साई वर्डिक्ट टू हार्श, जो कि ये मानता था, कौन, इंग्लैंड ये मानता था कि जो वर्साई की ट्रीटी थी वो बहुत ही हार्श, बहुत ही कठोर थी। These quick successes at home and abroad seem to reserve the destiny of the country। अब जो ये क्विक सक्सेसेस इसको मिलती है, बहुत जल्दी जल्दी जो इस घर में भी सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि अपने देश में, जर्मनी में भी, और जो है विदेश में भी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो सीम टू रिजर्व द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री, इससे जो है कंट्री की जो डेस्टिनी होती है, किस्मत जो है, वो एक तरीके से आगे चल के नजर आने लगती है कि अब कंट्री की जो हालत होगी, दशा होगी, फ्यूचर होगा, वो कैसा होगा। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, यहाँ पे भी हिटलर नहीं रुकता है। सचिन हैड एडवाइस हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन rearmament as the state still ran on deficit financing। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, मतलब अभी हम जो है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हमें अभी और प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए, हमारी इकोनॉमी में इतना पैसा नहीं है, तो अभी हमें जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि द स्टेट स्टिल रैन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट का मतलब होता है एक तरीके से हानि, ठीक है, हानि की अभी हम पूर्ति कर रहे हैं, तो अभी हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कॉशियस पीपल हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। जो सावधान लोग होते हैं, मतलब सचेत लोग जो होते हैं, उनका जो है नाजी जर्मनी में कोई जगह नहीं होती है। सचेत हैड टू लीव, इसलिए सचेत को भी जो है जर्मनी छोड़ के जाना पड़ता है। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। Hitler chose war as the way out of the approaching economic crisis। Resources were to be accumulated through expansion of territory। मतलब जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसको पूरा करने के लिए ये वॉर का रास्ता चुनता है, युद्ध का रास्ता चुनता है, और रिसोर्सेज को जो है इस तरीके से एक्यूमुलेट इकट्ठा किया जाता है कि टेरिटरी को एक्सपेंड कर करके, यानी कि दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला करके। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, ठीक है, जर्मनी जो है पोलैंड पे अपना अधिकार जो है स्थापित कर लेता है, उसको अपने कब्जे में ले लेता है। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। इससे जो है फ्रांस और इंग्लैंड के खिलाफ जो है युद्ध शुरू हो जाता है। इन सितंबर 1940 अ ट्राइपैट्रिएट पैक्ट। ट्राइपैट्रिएट पैक्ट क्या होता है, ट्राइपार्टाइट होता है, तीन जो पार्टीज के बीच में जो संधि होती है उसको साइन किया जाता है। तो तीन, इसमें कौन कौन सी थी, जर्मनी, इटली एंड जापान। इससे क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। इससे जो है हिटलर का इंटरनेशनल क्लेम जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, ज़्यादा मतलब इंटरनेशनली इसकी जो पहुंच होती है, पकड़ होती है, वो ज़्यादा मजबूत होती है। Puppet regimes supportive of Nazi Germany were installed in a large part of Europe. By the end of 1940 Hitler was at the pinnacle of his power। देखो क्या होता है, पपेट रेजिम्स मतलब ऐसी जो कठपुतली टाइप की जो रेजिम्स होती हैं, जो कि सपोर्ट करती है नाजी जर्मनी को, उनको जो है अलग अलग यूरोप के अलग अलग जगह पे जो है उनको जो है उनको जो है कंट्रोल में चीज़ों को दिया जाता है, राज्यों को दिया जाता है, और 1940 तक जो है हिटलर अपने जो शासन के चरम पे पहुंच जाता है, अपने टॉप पे पहुंच जाता है।
Hittler now moved to achieve his long-term aim of conquering ईस्टर्न यूरोप। अब इसका जो एम था कि ईस्टर्न यूरोप को अपने कब्जे में लेना, उसको जीतना। He wanted to ensure food supplies and living space for Germans। ये क्या चाहता था कि जर्मन लोगों को जो है फूड की सप्लाई मिले और रहने के लिए जगह मिले। He attacked the Soviet Union in June 1941। In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet armies। अब इस ये जो हिस्टोरिक ब्लंडर करता है हिटलर, इस एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट, इससे क्या होता है ब्रिटिश के जो एरियल बॉम्ब्स होते हैं वो इसके जर्मन के वेस्टर्न पार्ट पे शुरू हो जाते हैं और ईस्टर्न फ्रंट पे पावरफुल सोवियत आर्मी से ये फिर युद्ध करने लगता है। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑफ जर्मनी एट स्टेलिंगरेड। अब क्या होता है, सोवियत रेड आर्मी के आगे जो है जर्मनी की हार होती है। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter। इसके बाद जो मतलब ईस्टर्न यूरोप होता है उस पर लगभग 50 सालों तक के लिए फिर किसका राज हो जाता है, सोवियत रेड आर्मी का। Meanwhile, the USA had resisted involvement in the war। इस बीच जो USA होता है वो रेसिस्ट करता है, मतलब युद्ध में भाग लेने से पीछे हटा रहता है। It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused। क्योंकि इसको पता होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, जो भी आर्थिक नुकसान, एक आर्थिक महामंदी आई थी, उसमें ये दोबारा नहीं पड़ना चाहता था और USA, तो ये युद्ध से जो है पीछे रहता है। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वार फॉर लॉन्ग। लेकिन बहुत लंबे समय तक जो है ये युद्ध से बचा नहीं रह सकता, नहीं रह पाता है। जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। ईस्ट में जो है जापान अपनी पावर को बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग टू अटैक्स ऑन US नेवल बेसिस इन पैसिफिक। ठीक है, तो अब जो जापान है फ्रेंच इंडो चाइना पे कब्जा कर लिया था और प्लान कर रहा था कि US का जो नेवल बेस है, नौसेना का जो बेस है पैसिफिक ओशियन में, उस पर अटैक करने की। When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War। जब जर्मनी जो जापान होता है वो हिटलर को सपोर्ट करने लगता है और US के जो नेवी बेस होते हैं उस पर बॉम्बिंग करता है, तो उसके बाद फाइनली फिर US को भी एंटर करना पड़ता है वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, द वॉर एंडेड इन May 1945 विद हिटलर्स डिफीट। अब जो वर्ल्ड वॉर होता है वो May 1945 में हिटलर की हार के साथ खत्म होता है। एंड द US ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। पता है आपको हिरोशिमा जापान में जो है US ने क्या गिराया था, एटम बॉम्ब गिराया था। From this brief account of what happened in the Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war। इस छोटा सा अकाउंट जो आपको यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मिलता है, इसके बाद हम वापस से जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हेलमुट और उसके फादर की स्टोरी का किया था ना, उस स्टोरी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि नाजी की जो क्रिमिनलिटी थी इस वार के दौरान, जो क्रूरता उन्होंने दिखाई थी वो किस तरीके की थी। उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है।